गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में जान पाएंगे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है क्या, उसका मीनिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, meaning and calculation of new profit sharing ratio, meaning and calculation of sacrificing ratio, and valuation and adjustment of goodwill as per accounting standard 26, revaluation of asset and reassessment of liabilities, and accounting treatment of reserves and accumulated profits or losses। इन सब चीज़ों के बारे में जो है आप जान पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर किए गए हैं, इसमें वो सभी टॉपिक्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो इसमें से आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक में देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। इसमें क्या है कि इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस आर गिवन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, they will be transferred to the old existing partners capital or current account in their old profit sharing ratio। मतलब अगर हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है accumulated profits, reserves या accumulated losses के बारे में, तो accumulated profit and reserves जो वो हमें कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट के अंदर liability साइड में दिया हुआ मिलेगा आपको accumulated profits and reserve, और जो accumulated losses है वो आपको मिलेगा बैलेंस शीट के अंदर asset साइड में। तो ये अगर हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो हमने इसका क्या करना है, इसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है या उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मींस कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे, अगर कैपिटल उनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में, और अगर उनकी कैपिटल जो है फिक्स है तो उस केस में हम जो है करंट अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो उसका ट्रीटमेंट देखिए हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जर्नल एंट्रीज, तो सबसे पहले जो हम जर्नल एंट्री करेंगे रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने की। हमारे पास जो भी रिजर्व्स हैं उन सभी रिजर्व्स को या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो है उन सभी को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो उसमें एंट्री हम क्या करेंगे, देखिए रिजर्व अकाउंट डेबिट या फिर कॉन्टिजेंसी रिजर्व दिया है उसको डेबिट कर दो। उसके अलावा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया है उसको डेबिट कर दीजिए। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट उसको डेबिट कर दीजिए अगर दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट। मींस न्यू पार्टनर को छोड़ करके जितने भी पुराने पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में हम जितने भी रिजर्व्स हैं या फिर जो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है उन सभी को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड, ऐसे ही जो है अगर हमारे पास लॉस दिया गया है, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या फिर जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उस केस में जो है हम क्या एंट्री करेंगे, इसकी रिवर्स हो जाएगी। मींस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू हो जाएगा इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है। इसके बाद जो है टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया, यहाँ पे जो है लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स के जो है वो कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए किए गए कि कैपिटल जो है वो पार्टनर की डिक्रीज होगी तो इट मींस उनको हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट इसमें है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके अंदर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दीज टू आर द मेन रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर जिनका हमने ट्रीटमेंट करना है।
मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हम ये मान सकते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है जिसकी ट्रीटमेंट हमें जो है थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इनकी ट्रीटमेंट को हमें कैसे करना चाहिए। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है कि ये प्रॉफिट में से निकाल करके कुछ अमाउंट जो है वो साइड में रख दी जाती है एक वर्कर्स के क्लेम को या वर्कर्स से क्लेम से रिलेटेड जो लायबिलिटी है उसको मीट आउट करने के लिए। तो ये क्या है, दिस इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज इफ इट अराइजेस। अगर कोई कंपनसेशन एम्प्लॉय के लिए अराइज होता है तो उसको पे करने के लिए ये जो है कंपनसेशन रिजर्व जो है वो बनाया जाता है। द क्लेम मे और मे नॉट अराइज, मतलब वो क्लेम तो डिपेंड करता है कि अराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर अराइज होगा तो हमें जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से पे करना पड़ेगा, अगर अराइज नहीं होता तो हमें जरूरत नहीं है उसको पे करने की। तो excess of workman compensation reserve over the workman compensation liability is credited to old partners capital account in their old profit sharing ratio। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। इसके अंदर जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके अंदर इफ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, अगर कोई क्लेम नहीं है तो कोई क्लेम नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को जो है वहां पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। मींस कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट। सेकेंड इसमें क्या है कि इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, अगर वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है, मींस क्लेम दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में, तो उस केस में तीन केसेस हो सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसमें क्या है कि फर्स्ट, इफ द क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दूसरा हो सकता है इसमें इफ द क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और थर्ड इसमें है इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो देखिए कैसे करेंगे हम। फर्स्ट केस देखिए, इफ द क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कर्स क्लेम या फिर जो है वर्कर्स क्लेम, उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 10,000 रुपए है। वर्कर्स ने क्लेम किया 4,000 रुपए के लिए, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मैंने यहाँ डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से। जितना वर्कर्स ने क्लेम किया 4,000 रुपए उसको मैंने क्रेडिट कर दिया प्रोविजन फॉर वर्कर्स क्लेम या फिर जो है वर्कर्स क्लेम में 4,000 रुपए। बाकी जो 6,000 रुपए बचे उसको मैं क्या करूंगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसके अंदर हम एंट्री करेंगे, अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कर्स क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट, दिस एंट्री वी विल मेक। नेक्स्ट इसमें इफ द क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है, तो बराबर है तो कोई अमाउंट बची नहीं हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जितना हमारे पास रिजर्व था उतना ही वर्कर्स ने क्लेम कर दिया। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और 10,000 रुपए का ही वर्कर्स ने क्लेम कर दिया, तो हमारे पास कोई अमाउंट नहीं बची, क्योंकि 10,000 रुपए का क्लेम किया है तो क्लेम को हमें सेटल करना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। इट मींस नो अमाउंट इज लेफ्ट आउट देयर इन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो कोई अमाउंट नहीं बची, तो इट मींस कोई अमाउंट जो है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो एंट्री हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कर्स क्लेम। इसमें देखिए, इसमें इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब इसमें क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कर्स के क्लेम से ज्यादा हो जाए। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10,000 रुपए हमारे पास, प्रोविजन फॉर वर्कर्स क्लेम जो है वो 12,000 रुपए है, तो 12,000 रुपए है तो 2,000 रुपए से वर्कर्स का क्लेम जो वो ज्यादा हो गया। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी जो है हम उसको मानेंगे कि हमारी लायबिलिटी 2,000 रुपए से इंक्रीज हो गई, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसके अंदर हम जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो एक्सेस अमाउंट है क्लेम की, उस एक्सेस अमाउंट को हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया तो उस केस में क्या हुआ, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ,
₹2000 का। अब उस रिवैल्यूएशन के लॉस को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मींस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उस लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी वैसे ही है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, इसको भी जो है प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल करके रख दी जाती है ताकि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर कम होती है तो उस केस में हम जो है उस लॉस को कवर कर सकें। मतलब कि मार्केट वैल्यू में अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी आती है तो मार्केट वैल्यू में जैसे ही कमी आएगी इन्वेस्टमेंट में तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो फॉलोइंग वे में करेंगे। अब इसमें भी जो है कुछ कंडीशंस है, जैसे इफ बुक वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू द मार्केट वैल्यू, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, या फिर जो इफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। तो ये 3 केसेस जो है इसके अंदर हो सकते हैं। तो इन 3 केसेस के अंदर इसमें फर्स्ट केस देखिए, इफ द बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल है तो इट मीन्स हमें कोई लॉस नहीं हुआ, और अगर हमें कोई लॉस नहीं हुआ तो इट मीन्स कंप्लीट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट को हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री करेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट। दूसरा इसमें क्या है कि इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू लेस देन है बुक वैल्यू से, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख रुपए का है, मार्केट वैल्यू जो 80,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, 20,000 रुपए का लॉस हो गया, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो हमारा 30,000 रुपए का है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे 30,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 20,000 रुपए से कम हुई है तो 20,000 रुपए यहाँ दिखा देंगे, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट, बाकी जो 10,000 रुपए का रिजर्व हमारा बचा उस 10,000 रुपए को हम जो है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर इफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में भी हमें कोई लॉस नहीं हुआ, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कंप्लीट अमाउंट को हम जो है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो एसेट इंक्रीज हुई, डेबिट कर दिया हमने इन्वेस्टमेंट को, और जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है उतनी अमाउंट से रिवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट कर दिया। मींस यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के टाइम पे हमें जो है प्रॉफिट हो रहा है, मींस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होने से हमें प्रॉफिट हुआ। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होने से जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट। तो ये हमारा जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था जिसकी हम इस तरीके से जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड लॉसेस थ्रू एन एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें क्या है कि हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व और लॉसेस के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं। इसमें क्या है कि पार्टनर्स जब ये चाहते हैं कि वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, रिजर्व्स को या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, उसको अफेक्ट नहीं करना चाहते, उसको एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में एक एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री की जाती है। तो उस केस में हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट। अब गेनिंग पार्टनर यहाँ पे क्या है, एक तो न्यू पार्टनर हो गया, उसके अलावा ओल्ड पार्टनर में से भी अगर कोई गेन करता है, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर डिसाइड किया जा रहा है तो उसमें हो सकता है कि कोई भी ओल्ड पार्टनर भी जो है वो गेन करे, तो उसमें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो गेनिंग पार्टनर है उनके शेयर से, मींस जो टोटल हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है उसमें से गेनिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे हम। अब गेनिंग पार्टनर का जो शेयर है उसको हम डेबिट कर देंगे और उस शेयर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। ऐसे ही अगर अक्यूमुलेटेड लॉस है, ये बाय मिस्टेक इसमें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखा गया, तो इसमें जो है इफ इन केस ऑफ नेट अक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस के केस में क्या होगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको डेबिट कर देंगे, मींस ऊपर जो हमने एंट्री की है उसका रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और द करंट अकाउंट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आज जर्नल एंट्रीज के बारे में बात की।
कि अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड लॉसेस के केस में हम कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो है जर्नल एंट्रीज के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।